मेरा नाम अतुल जैन, दिल्ली से हूँ मैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जीतने लिया, मैं थोड़ा सा अपने आप को पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया और कैसे मैं आज काम कर रहा हूँ, कैसे हम आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 2005 में मैं एक MNC है मल्टीनेशनल प्रिंट मीडिया कंपनी थी, उसमें मैं CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था मैं। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। कुछ ऐसे हालात बने 2005 में, 2 अप्रैल 2005 की बात है। कुछ ऐसे बॉस के साथ ऐसा मतलब इतना कुछ कंफ्लिक्ट हुआ और मैंने 2 अप्रैल 2005 को रिजाइन कर दिया, और ये बिना सोचे कि अब आगे क्या होगा क्या। और 23 जनवरी 2005 को हम अपने नए मकान में शिफ्ट हुए थे, जिसकी EMI 30,000 थी और मेरी सैलरी 30,000 थी टोटल मिला के। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने रिजाइन तो दे दिया, बट मुझे आगे करना कैसे, क्या करना है। लेकिन मैंने ये सोच के कि मुझे अब आगे कुछ अच्छा करना है या जो भी करना है, मैंने रिजाइन कर दिया। 97 में मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी जर्नी शुरू करी थी, इंश्योरेंस का काम शुरू किया था। 99 में LIC के साथ काम करना शुरू करा। 2005 में जब मैं नौकरी छोड़ी, उसके बाद मैंने एक कंपनी के अंदर रिटेलरशिप्स करी। जो मेरी लाइफ का जो टर्न अराउंड आया, मेरे पास कई सारे टर्न अराउंड आए, जैसे जो मुझे आज यहाँ तक लेके आए हैं। पहला टर्न अराउंड 2000 डेट भी बताता हूँ, 17 अगस्त 2006 का डेट था। मेरे एक ब्रदर, मेरे रियल ब्रदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके कजन ब्रदर इन लॉ का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उस जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 4 लोग होते, वो हाईली इंजर्ड हुए, बहुत मेजरली इंजर्ड हुए। तो उसमें जब वो 2 फैमिली से लिंक थे, तो दोनों की जो मेडिकल पॉलिसी थी किसी और दूसरे एजेंट्स ने करके थी, मैंने नहीं करके थी, क्योंकि वो मेरे ब्रदर के लॉस मेरे से काम इंश्योरेंस का काम नहीं कराते थे। मतलब वो उनके पास अपने एडवाइजर्स थे, तो उनसे कराते थे। आप ये देखिएगा कि इसमें बहुत बड़ा वो भी छुपा हुआ है। उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ और उनको फोन किया, एडवाइजर्स को फोन करा, दोनों एडवाइजर्स ने फोन नहीं उठाया। तब मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे बहुत बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, आपको एंट्री लेनी है और किसी तरीके से इनको कंफर्ट दिलवाना है। उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी, हमारा भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं था, हम लोग भी काम नहीं करते थे। मैंने 3 दिन लगा करके ना, बिना कुछ देखे, मैं 2 TPS में पर्सनली गया और तीसरे दिन मैंने दोनों TPS से जितना पॉलिसी का अमाउंट था उतने का अप्रूवल कराया, पूरे अमाउंट का अप्रूवल दिला दिया। और उसके बाद उस फैमिली में, मेरे ब्रदर की फैमिली के लॉस की फैमिली में मेरी एंट्री हुई। वहां से मुझे 1 साल के अंदर 40 से 50 मेडिक्लेम पॉलिसी, वो वहां से पहला मेरे पास यू टर्न आया मेरी लाइफ के अंदर, जिसने मुझे 40 से 50 मेडिक्लेम पॉलिसी आई। तो आपका अमाउंट आना आपके पास शुरू हुआ कि लाइफ थोड़ा इजी चलनी शुरू हुई। दूसरा टर्न अराउंड मेरे पास आया 2010 में। मैंने एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है, IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बॉम्बे के अंदर। मैंने 2010 में IOE के साथ कोर्सेज शुरू करे और 1.5 साल में मैंने कोई 5.5 लाख रुपए के करीब IOE को ऐसे सारे कोर्सेज के दिए। उसमें एक कोर्स उनका लाइफ उसका भी था कि जिंदगी भर का कमिटमेंट कोर्स बोलते थे, लाइफ लॉन्ग कोर्स बोलते थे। जब मैंने उनके साथ वो कोर्सेज करे, तो उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे जो काम करने का तरीका सिखाया ना, वो बहुत जबरदस्त था। तो हमने उस प्रोसेस को। तीसरी चीज ये थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, जब हम मेडिक्लेम की पॉलिसीज करते थे, मेडिक्लेम से हमारी जर्नी ज्यादा शुरू हुई, मेडिक्लेम की पॉलिसीज करते थे, तो TPA होता था, रक्षा TPA करके TPA होता था। वहां पे बड़े चैलेंजेस थे कि लोग फोन नहीं उठाते थे। और हमारे पास यदि आज मेरे पास जितना करीब 5 करोड़ से ऊपर का सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है और 10 करोड़ के आसपास का हमारे पास टोटल जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है। आज कोई कहता है कि ना मेडिक्लेम की कोई क्लेम आ रहे हैं, हमारे पास रोज हम 5-6 क्लेम हॉस्पिटल में एडमिशन और डिस्चार्ज हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं। और हमारे को ना जैसे भी कोई कुछ मुझे पता नहीं लगता, मेजर चीजें मेरी टीम हैंडल कर लेती है। लेकिन उस टाइम पे यदि कोई एक क्लेम भी आता था तो हमारा BP ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता था, क्योंकि वहां पे आप रक्षा TPA के मोबाइल मिलाते रहो, वहां पे कोई फोन उठाने वाला नहीं था। तो उस टाइम पे हमने एक स्टेप लिया, हमने ऊपर मैनेजमेंट से बात करी, मैनेजमेंट ने हमारी बात को सुना, TPA की टीम को बुलाया और उसके बाद उन लोगों को समझाया, बोला कि यदि इसके बाद दोबारा कभी आपकी कंप्लेंट, क्योंकि मैं जब उस मीटिंग में गया तो मेरे पास इतने सारे एविडेंस, अकाउंट्स की नौकरी करने से एक फायदा सबसे बड़ा मुझे ये मिला कि मेरे पास इतने सारे एविडेंस थे कि मैं लेकर के सारे इकट्ठे डिस्कस करने गया। तो
हर स्टेप पे जहां जहां मुझे लगा कि भाई हमें अपने क्लाइंट को कंफर्ट देना है, उस जगह पे हमने बहुत मेहनत करी। किसी भी जगह पे किसी से मिलना है तो मुझे ये नहीं लगता था कि क्या मिलना है तो मुझे जाना ही जाना है, मुझे किसी भी तरीके से। तो दूसरा स्टेप में लाइफ में ये हुआ कि मैंने उसके बाद जब रक्षा टीपीए में उन लोगों को मैनेजमेंट ने काफी अच्छे से गाइड किया, उन रक्षा टीपीए की पूरी मैनेजमेंट ने मेरा नंबर सेव किया, उन्होंने अपने मैनेजमेंट से नंबर दिया। आपको बात इस प्लेटफॉर्म में बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि उसके बाद रक्षा टीपीए में कोई मेडिकल क्लेम की पॉलिसी की क्वेरी आती थी तो वो नंबर मेरे पास आता था। और मैंने पिछले 10 या 12 सालों के अंदर कम से कम 50 लोगों से ऊपर मेडिकल क्लेम पॉलिसीज रक्षा टीपीए के एम्प्लॉइज की, उनके रिलेटिव्स की, उनके जानकारों की करी। उसके बाद मैंने तो ये दूसरा स्टेप मेरा पास यहाँ पे रहा। फिर मेरे एजुकेशन के अंदर रहा। फिर जब मैं एजुकेशन में आया तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई एजुकेशन का ही पार्ट था कि उन्होंने बोला कि भाई आपको टीम मेंटेन करनी चाहिए। तो मैंने 2011 के अंदर 2010 में मैंने आईओई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने 2011 के अंदर अपना एक फर्स्ट ऑफिस खरीदा जिसमें जो 600 स्क्वायर फीट का था और उसके अंदर 2 लोगों के साथ में शुरू हुआ। जब मैंने इनॉग्रेशन किया तो उसमें मैंने 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट करा। तो सब पूछ रहे, जो भी लोग आए थे पूछ रहे थे इतना बड़ा ऑफिस तुमने बनाया, 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिर्फ एक ही बात मैं बोलता था और हमेशा मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ जब जब मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं ये बोलता था कि यदि भगवान ने चाहा तो ये 3 साल में ये ऑफिस छोटा होगा। और सच में सर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, भगवान ने चाहा 3 साल के बाद हमारे पास 8 लोगों से ऊपर की टीम थी। हमने उसी बिल्डिंग में नीचे की फ्लोर पे एक ऑफिस और लिया और उससे हमने अपना आगे का काम स्टार्ट किया। आज हमारे पास करीब 15 लोगों की टीम है हमारे पास, बैक टू बैक। और उसके बाद हमने एजुकेशन में फिर आर गोपीनाथ सर, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नीरज भाई तो जानते हैं, आर गोपीनाथ सर का हमें साथ मिला। उन्होंने हमें बहुत सारी इंश्योरेंस के इन हाउस, और वहाँ पे उन्होंने ना हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में बहुत सारी चीजें मोटिवेशन की या और चीजें सेल्स ट्रिक्स वगैरह सीखी। आर गोपीनाथ सर से हमने लॉजिक्स और फैक्ट्स पे बात करना सीखा। आज हम अपने क्लाइंट्स के साथ किसी के साथ भी बैठते हैं तो इतने सारे कंसेप्ट्स हमारे पास हैं। अच्छे, आज भी मैं नीरज भाई तो म्यूचुअल फंड के मालिक हैं और पिछले बहुत सालों से बहुत लंबा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आज भी नीरज भाई आपके सामने आपको बोलता हूँ, मैं आज भी अपने क्लाइंट के साथ बैठ करके 6% की रिटर्न पे पॉलिसी दे के आता हूँ। आज भी 6, और सामने से बता के आता हूँ 6% की रिटर्न आएगी इसके अंदर। फैंटास्टिक, बहुत। ये सब गोपीनाथ सर की ने जो हमें ट्रेनिंग दी है उसके 2011 से कंटिन्यू, 2010 से मैं कंटिन्यूस एमडीआरटी, 2017 से कंटिन्यूस सीओटी, 2020 से कंटिन्यूस टीओटी, और इस टाइम पे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर मैं पिछले 5 सालों से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम मैंने अपनी एलआईसी से अपनी टीओटी कंप्लीट करी थी। और बैक टू बैक एक ही बात जो नीरज भाई ने भी बोली थी वही बात मैं बोलता हूँ, मैं हूं ना। यदि किसी को कोई भी जरूरत होती है तो मैं हूं ना। इसके साथ साथ मैंने एक एनजीओ रन कर रहा हूँ दिल्ली से मैं, हमारा उस एनजीओ का नाम है FPRT, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स राउंड टेबल। मैं कोशिश करिए कि हर टाइम हम जितने भी लोगों से, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में, जहां पे भी हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाते हैं, सबसे एक ही बात बोलते हैं कि जहां पे जरूरत हो, दिल्ली का कोई काम आप मुझे बताना, मैं आपके लिए कर दूंगा। आज हमारे पास इस तरीके के माहौल से पूरे पैन इंडिया के अंदर हमारे पास इतने सारे लोग हमारे जानकार हैं कि किसी का भी कोई काम होता है और हम सिर्फ बोलते हैं वहां पे और हमारा काम हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का काम, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कोई काम कहीं नहीं रुकता। 2020 में कोविड आया, सब लोगों को पता था कि कितनी हालत खराब थी, सब कुछ खराब थी। मेरे क्लाइंट का रोड एक्सीडेंट के अंदर, मेरे क्लाइंट का रोड एक्सीडेंट में स्पाइनल कोड टूट गया था। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से हमने उनका एक केस प्रोसेस किया। आपको मैं इस पूरे एपिसोड में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्लाइंट के साथ हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। जब वो उसका स्पाइनल कोड टूटा, उसका LIC से क्लेम सेटल कराना था। एक लेटर एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से मुझे साइन, उन्होंने कहा कि ये फॉर्म आप साइन करा के लाओ। अब जिस फैमिली में ये मिसहैपनिंग होगी वहां तो कोई जाएगा कैसे उस फॉर्म को करें। जब कोविड में लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे ना, मैं एम्स जाकर के वो फॉर्म साइन करा के लाया। एम्स में जाकर के मैं फॉर्म साइन करा के लाया, मैंने जमा कराया उसको। आज कंटिन्यूस उसको हर महीने उसके पैसे आ रहे हैं, जो पॉलिसी के एक्सीडेंटल बेनिफिट के पैसे थे।
तो क्लाइंट को हमेशा जब जब ये क्लाइंट को पता लगेगा ना क्लाइंट के लिए आप काम करोगे तो कोई लाइफ में कोई चीज रुकने वाली नहीं है। हमें हमेशा जो भी करना है सिर्फ क्लाइंट के बेनिफिट की बात करनी है, क्लाइंट को फर्स्ट लेके देना है। और गोल बेस्ड सेलिंग जो नीरज भाई बताते हैं ना, आज हम भी नीरज भाई इतने सालों से हम काम करते करते हमने भी आज तक जितना भी काम कर रहे हैं गोल बेस्ड पे ही काम कर रहे हैं। किसी का फाइनेंशियली जब उससे मिलते हैं क्लाइंट से मिलते हैं तो उससे बात करते हैं कि आपके जो गैप ईयर्स कौन से हैं, किस किस ईयर में आपके मेजर जंक्शंस हैं, आपके बच्चों की शादी कब आनी है, आपके रिटायरमेंट के लिए आपके एफर्ट्स क्या हैं। तो मेजर जंक्शन के ऊपर दो चीजों में बात करते हैं कि एक तो आपके जो नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं वो आपके क्या है, नॉन नेगोशिएबल गोल्स के लिए हम उनको सिक्योर फंड की तरफ लेके जाते हैं। नेगोशिएबल गोल्स हैं उनके लिए हम कहते हैं बाकी आप दुनिया में कहीं और किसी भी क्लाइंट से ये बात बिल्कुल नहीं करते कि आपको सारा इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करना है। हमेशा एक ही बात करते हैं, सर आप अपनी इनकम का 15 से 20% हमें दे दो जो कि 6% वाला ही होगा, 80% के अंदर जो आपको जी करेगा। ये सारा प्रोसेस करते करते मैं आपको एक और बात बता, जब मैं जहां से मैंने जॉब शुरू करी थी तो मैं डीटीसी की बस में, आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, डीटीसी की बस में अंदर लोग जब कम होते थे, तो अंदर लोग जितने होते थे उससे ज्यादा बाहर होते थे। मैं बाहर वाली कैटेगरी में भी बहुत ट्रेवल करा। उसके बाद मैंने पैशन बाइक खरीदी थी, वो भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा पैशन बाइक चलाई मैंने। उसके बाद फिर मैंने स्प्लेंडर ली थी, वो स्प्लेंडर भी चलाई, फिर वैगनर, फिर उसके बाद डस्टर, और इस टाइम पे मेरे पास मर्सिडीज GLC 200 है। तो ये सारी जर्नी इतने सालों में जो करता रहा, सिर्फ एक ही चीज पे काम करते रहे कि क्लाइंट के जो बेनिफिट की बात है, क्लाइंट के लिए जो करना है उसके इंटरेस्ट की बात करके हमने पहले बात करी। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं आई एम ओपन फॉर। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है अतुल जी से। सर बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 2 पार्ट में है क्वेश्चन। एक तो सर आपको 27 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है जितना भी आपने बताया। जब कोई स्टार्टअप करता है, मैं एक कंपनी का स्टार्टअप CEO हूँ, को-फाउंडर भी हूँ, अभी स्टार्ट किया हमने पिछले साल। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब आप कोई चीज़ नया करते हैं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है हमेशा, ये होगा नहीं क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा बैगेज होता है, एज अ लीडर आप कैरी करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन है वो इनसिक्योरिटी को आप कैसे मिटिगेट करते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल है 2-3 क्या महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं बनता है सर, कोई भी बिजनेस या कोई काम करते हैं ग्रेजुअली बनता है। तो वो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो एज अ लीडर ध्यान रखना पड़ता है इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो दिस बिजनेस? थैंक यू। यदि आपके पास जो आपके घर में किचन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो आपके घर के किचन नहीं, घर के जो एक्सपेंसेस हैं, आपके पास एक्सपेंसेस, फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं, 1 साल के फैमिली एक्सपेंसेस आपके हाथ में है, बैंक में है, इतना सरप्लस आपके हाथ में है 1 साल का, सर मैं बता रहा हूं। और जितनी मेहनत आप नौकरी में 12 घंटे 14 घंटे लगा रहे हैं, उतनी मेहनत करने की हिम्मत है। आप कोई सा भी आदमी कहीं से भी नौकरी छोड़ के काम करना शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। पिछले करीब 1 घंटे से बायोलॉजिकल कॉल मेरे को लगी हुई थी, बट आपके सेशन के केवल 2 प्रोग्राम ही इतने अच्छे थे, मैं जान नहीं पाया। सो रंजीत जी ने जो पहला रिमार्क दिया था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, माई हेड्स ऑफ टू हिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू हु आर देयर। दिस इज आई थिंक द लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टू द सेकंड सेशन, जो बोल रहे हैं या जो दिखा रहे हैं, आई थिंक उसका अगर 10% इम्प्लीमेंट कर दिया तो शायद सबके पास में मर्सिडीज होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।